Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 10th CBSE के लिए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही देखा। आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मीनिंग हमारा एपी का मीनिंग क्या है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने बहुत अच्छे से 10th को पास किया, बहुत बढ़िया पढ़ाई करने के बाद आपकी नौकरी लगी, और आपकी नौकरी जहां लगी वहां पर आपकी सैलरी जो है वो है 20,000। हालांकि आपकी सैलरी वहां पर बहुत कम है, मान लीजिए कि 20,000 रुपए यानी कि 20,000 आपकी सैलरी है पर मंथ। लेकिन आपसे एक बहुत बढ़िया प्रॉमिस किया गया, और वो प्रॉमिस क्या है कि एवरी ईयर मींस कि एनुअली एवरी ईयर आपकी जो सैलरी होगी उसमें 5,000 रुपीज का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। मींस इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 5,000 एवरी ईयर। तो मतलब कि ये कि यदि फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो सर फर्स्ट ईयर जो इसकी रहने वाली है वो सैलरी तो रहेगी 20,000, एवरी मंथ उसको 20,000 आपको मिलेंगे। बट नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर होगा वो सेकेंड ईयर पर आपको कितने मिलेंगे, तो वो आपको मिलेगा 25,000। कितना मिलेगा बेटा? 25,000। क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आते ही कितना आपको इंक्रीमेंट मिल गया? 5,000। फिक्स 5,000 रुपीज आपका इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट थर्ड ईयर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो यू नो दैट कि 5,000 और इंक्रीज हो जाएगा, और 5,000 और इंक्रीज हुआ इट मींस दिस ईयर आपकी सैलरी होगी 30,000 पर मंथ। और अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं तो फोर्थ ईयर आपकी सैलरी हो जाएगी 35,000 पर मंथ, बिकॉज इस बार भी आपको 5,000 का इंक्रीमेंट लगा है। तो इस तरह से एवरी ईयर आपका 5,000 का इंक्रीमेंट चलता जाएगा। आपकी सैलरी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60 लाइकवाइज इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप एवरी ईयर की आप सैलरी की बात करें तो अगर आपकी पहले फर्स्ट ईयर जो थी आपकी पर मंथ सैलरी 20,000 थी, नेक्स्ट ईयर पर मंथ 25,000 थी, नेक्स्ट ईयर 30,000। तो अगर मैं इन सैलरीज को नोट करूं तो यहां पर आपको क्लियरली एक बात विजिबल है कि सर यहां पे कुछ फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये जो फिक्स इंक्रीमेंट है ये यहां पर एक पैटर्न दे रहा है। कैसा पैटर्न दे रहा है कि एवरी टू वैल्यूज के बीच में 5,000 का इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे 5,000 इंक्रीमेंट, 5,000 5,000 5,000 5,000, एक पैटर्न बन रहा है। क्लियर है बात? तो इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो अब ये जो आपकी सैलरीज हैं ये किस में है? एपी में। ध्यान देना, ये किस में है बेटा? एपी में। एपी में मींस की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ अ नंबर, एक लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म। अब यहाँ पे वर्ड आया टर्म। अगर मैं इसको ऐसे ही सिंपली यूं लिखूं 20,000, ध्यान देना, फिर मैंने लिखा 25,000, फिर मैंने लिखा 30,000, फिर मैंने लिखा 35,000, फिर मैंने लिखा 40,000। तो यू कैन सी दैट कि ये यहां पर एक नंबर्स की लिस्ट है। अब ये फर्स्ट नंबर जो है इसे हम बोलेंगे क्या? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये कौन सी टर्म होगी बेटा? ये सेकेंड टर्म। इज दैट क्लियर? और ये कौन सी टर्म होगी? दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, और इस लाइकवाइज ये कौन सी टर्म है? दिस इज फिफ्थ टर्म। है कि नहीं है? तो आप आगे चलते चले जाएंगे तो ये टर्म है। तो अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ नंबर। आपको ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि हर टर्म, जैसे कि ये टर्म है, ठीक, ये प्रीसीडिंग पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया, और वो नंबर कितना था? 5,000। ठीक, और यहां पर भी आप बोल सकते हैं कि 30,000 कैसे मिला? प्रीसीडिंग यानी कि पिछले टर्म के अंदर आपने कितना ऐड किया? 5,000। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ नंबर इन
प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म के अंदर आपने एक फिक्स नंबर ऐड करके मिला, बट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म आपको किसी नंबर में ऐड करने पे नहीं मिला। ये आपने कुछ भी एक थी टर्म, इस टर्म के अंदर आपने कुछ जोड़ा, नेक्स्ट टर्म, फिर कुछ जोड़ा, नेक्स्ट टर्म, फिर कुछ जोड़ा, नेक्स्ट टर्म। क्लियर है बात? तो इसे क्या बोलते हैं? एपी। सो एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म जो होती है इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। आप प्रीसीडिंग टर्म के अंदर कुछ नंबर ऐड करके नई टर्म को ऑब्टेन कर रहे हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को वहां से एक्सेप्ट कर दिया जाए, उससे में कुछ भी आप बोल सकते हो कि वो आपको इस तरह से ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, वो एक आप बोल सकते हो आर्बिट्री कुछ भी होने वाली है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके घर पे एक इस तरह से लैडर है। इस लैडर के अंदर 6, सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इस तरह से आपके इस तरह से इसमें डंडे लगे हुए हैं जिसके ऊपर आप पैर रख के ऊपर चढ़ते हो। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपने सबसे पहले इसको मेजर किया और ये जो था ये था सपोज कीजिए 50 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट को आपने मेजर किया तो ये कितना था? ये था 47 सेंटीमीटर। नेक्स्ट को आपने मेजर किया तो ये कितने सेंटीमीटर का था? सपोज ये 44 सेंटीमीटर का था। और यहां से आपने देखा तो इसको किया तो ये कितने सेंटीमीटर का था? 41 सेंटीमीटर का। और यहां से आपने इसको ऑब्जर्व किया तो ये था 38 सेंटीमीटर। और यहां से आपने इसको ऑब्जर्व किया तो दिस इज 35 सेंटीमीटर। मैं इनको ऑर्डर में लिख रहा हूं। तो पहला जो था वो 50 सेंटीमीटर का था, दूसरा जो था 47 का था, फिर 44 का, फिर 41 का, फिर 38 का और फिर 35 का। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आप यहां पर नोटिस करेंगे कि फर्स्ट टर्म के बाद में ये नेक्स्ट टर्म में गए तो यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, मीनिंग -3 हुआ। और यहां से जब इस टर्म पे मूव करेंगे तो यहां से भी -3, यहां से इस पर टर्म किया तो -3, यहां से इधर मूव किया तो क्या हुआ? -3, यहां से इधर मूव किया तो क्या हुआ? -3। तो एवरी यहां पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में से कुछ वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके मिल रही है। आ रही है बात समझ? लेकिन पिछला हमने एक एग्जांपल नोट किया था, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर 20,000 था, फिर 25,000 था, और फिर आप देखा था 30,000 था, फिर 35,000 था, और फिर 40,000 इस टाइप से था। तो एवरी नेक्स्ट टर्म जो कैसे मिल रही थी हमें? 5,000 ऐड होने से मिल रही थी। मींस यहां पे प्लस हो रहा था बट यहां पे नेगेटिव। इट मींस आपकी जो डेफिनेशन है वो अभी अधूरी है। ये भी एक एपी ही है क्योंकि ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि आपने क्या बोला था? अ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या है बेटा? अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, इन विच एवरी टर्म जो है, एवरी टर्म ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन्ड होती है? ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ नंबर, एक नंबर ऐड करके इन प्रीसीडिंग टर्म। पिछली टर्म के अंदर आप कुछ नंबर को ऐड कर रहे हो और वो ये जो नंबर है इट कैन बी पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है जैसे यहां 5,000 था। इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है जैसे यहां पर है। और इट कैन बी जीरो, बट दिस नंबर विल बी कांस्टेंट। ये नंबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हो फिक्स होगा। इट विल बी फिक्स नंबर, ये एक फिक्स नंबर होने वाला है। क्लियर? तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अ लिस्ट ऑफ नंबर जिसके अंदर एवरी टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, अ कांस्टेंट नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। दिस कांस्टेंट और फिक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और आइदर इट कैन बी जीरो। याद रखेंगे जीरो। सपोज आपको कोई बोले कि 5 5 5, तो आपको पता है कि यहां पर 5 5 5 5 लिख रहे हो तो ये नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या है? जीरो ऐड हो रहा है, आप बोल सकते हैं। सो ये जो नंबर आपका है जीरो इज ऑल्सो ए फिक्स नंबर, आप कैटेगरी में लिख सकते हो। सो इट इज ऑल्सो एन एपी, ये भी एपी को ही फॉलो कर रहा। अभी तक आपने सीखा एपी किसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो देखना जरा, मैंने क्या बताया कि आप एक फिक्स सीरीज है जो
एक नंबर्स की सीरीज या लिस्ट ऑफ नंबर जिसके अंदर एवरी टर्म जो ऑब्टेन हो रहा है वो प्रीसीडिंग टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड करके मिल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ठीक। तो यहां पर एक बात ध्यान देंगे, जो फिक्स नंबर होता है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, बट ये कांस्टेंट रहेगा। और दिस फिक्स नंबर या कांस्टेंट नंबर जो होगा, दिस नंबर जो कि कांस्टेंट है, मैं इसको कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट जो है इस कांस्टेंट नंबर को बोला जाता है क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बात? ठीक, तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो चला लेना। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस। इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसे हम यहां पर डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। क्लियर है बात? ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ, देखना जरा, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो एपी होती है उसके अंदर फर्स्ट टर्म होती है, फिर आप जानते हैं सेकेंड टर्म होती है, ठीक है, फिर आप थर्ड टर्म आएगी, क्लियर है, फिर यहां पे फोर्थ टर्म आएगी, ठीक, और फिर आएगी फिफ्थ टर्म। क्लियर? यहां पर फर्स्ट टर्म को हम मेंशन करते हैं A1 से, कहीं कहीं पर T1 से भी लिखते हैं, A1 A2, और यहां पे थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात? ये जो कॉमन डिफरेंस है ये वो नंबर है जो कि क्या हो रहा है, यहां से इसके अंदर ऐड होके मिल रहा है। तो हम यहां से जब इसमें जाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस डी। अब जब आप इससे इसमें गए तब भी क्या हो रहा है? प्लस डी। ठीक, डी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बट यहां पर पॉजिटिव प्लस डी हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है? डी हो रहा है। क्लियर है बात? यानी कि आप बोल सकते हो कि एनी टू टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा? डी, क्योंकि A2 जो है ये A1 में डी ऐड करने पे मिली है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, क्या होगा बेटा? जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से लिख रहे हैं, इट इज ऑलवेज A2 माइनस A1। आपने बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटाएंगे तो आपको डी मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर A3 है तो मैं ये भी तो कर सकता था कि A3 में से अगर आप A2 यानी कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे A2 तो आपको D मिल जाएगा। लाइकवाइज अगर आप A4 में से A3 घटाएंगे तब भी आपको D मिल जाएगा। अगर आप A5 में से A4 को घटाएंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स लेकर के चल रहा हूं मैं यहां, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। सपोज कीजिए कि यहां पर दे रखा है एग्जांपल के तौर पर 147, 148, 149, 150, 151। अब आपको यहां पे अब पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2, ये A3, ये A4, ये क्या है? A5। आप कॉमन डिफरेंस को A2 माइनस A1 से निकाल सकते हो। आप चाहो तो आपको पता है A3 माइनस A2 भी उतना ही होगा, आप चाहो तो A4 माइनस A3 भी उतना होगा, आप चाहो तो A5 माइनस A4 भी उतना ही होगा। अगर आप 148 में से 147 घटाओगे तो आपको मिलेगा 1। कितना मिलेगा? 1। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 149 माइनस 148 तो ये भी 1, और अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तब भी 1। तो लाइकवाइज आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, देखना अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा -3 पॉइंट। एग्जांपल देखना जरा आपकी एनसीईआरटी बुक में से, -3.1, -3.0, -2.9, -2.8 और -2.7। अब आपको बोल रहा है कि इस एपी के अंदर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि सर कॉमन डिफरेंस जो होता है सर उसे लिखते हैं डी से, और डी जो होता है इट कैन बी A2 माइनस A1, ये A2 माइनस A1 हो सकता है, इट कैन बी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 हो सकता है, इट कैन बी A4 माइनस A3, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग वाली जो है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप A3 में से, यानी कि सबसे पहले आप करके देखेंगे A2 माइनस A1, तो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? A2, और ये क्या है? A1।
तो आप यहाँ पे कर सकते हैं -3.0 A2 माइनस क्या -3.1। अब देखना जब आप माइनस, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3.1। अब आप देख सकते हैं 3.1 में से 3.0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर विल बी 0.1 और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो आप यहां से देख सकते हैं कि आप कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, उसकी हेल्प से हम और समझते हैं। यहां पर सपोज मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर आपको दे रखा है 630 - 3। ध्यान देना है कि एक सीरीज दे रखी है 63, क्या दे रखा है एग्जांपल 630 - 3। अब इसके अंदर आपको अगर कॉमन डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो सर कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे डी से, ये A2 - A1 होगा। उस केस में हम 3, ये क्या है A2 और ये क्या है A1, तो आप करेंगे 3 - 6, तो ये -3। क्लियर है बात? यहाँ पे डिफरेंस कितना आया -3। कीप इन माइंड बाद वाले में से पहले वाले को, ठीक है। और अगर आप A3 - A2 करते तो A3 कितना है 0, सो आप करते 0 - 3, आपको मिलता -3। और अगर आप A4 - A3 करते आपको मिलता -3 - 0, यानी कि ये भी कितना मिलता -3। तीनों ही केस में आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट है यहाँ दिख रहा है, तो इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है -3। समटाइम्स इसकी हेल्प से हम ये भी देखते हैं कि ये यहाँ पर एपी है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जाता है बहुत बार, और बहुत से एग्जाम्पल्स आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर। आपको एक सीरीज दे दी जाती है, आपको सीरीज देगा और बोलेगा जैसे कि यहाँ पे 6, 9, 12, 15, फिर बोलेगा डैश डैश डैश, आपको बताना है कि वेदर इट इज एपी और नॉट। अगर उसने AP बोल दिया और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना तो आप A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 या A5 - A4 लगा करके D निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको यहां पर नहीं पता कि AP है कि नहीं, तो फर्स्ट इसे चेक करेंगे कि AP है कि नहीं। AP चेक करने का तरीका वही चीज कि एक सीरीज होनी चाहिए नंबर्स की, तो आपको नंबर्स की सीरीज दिख रही है, बट जो टर्म है उसके वो टर्म प्रीसीडिंग नंबर के अंदर एक कॉमन या एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होने पर मिलना चाहिए। तो इसका मीनिंग हो गया कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस, यहां से डिफरेंस, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। मींस आप इस केस के अंदर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डी करेंगे A2 - A1 से, तो A2 - A1 कितना आया सर 9 - 6 कितना मिला 3, A2 में से A1 घटाया। इसी टाइप से A3 - A2 करेंगे, यानी कि आप 12 - 9 करेंगे, आपको क्या मिलेगा 3। इसी टाइप से क्या करेंगे A4 - A3 करेंगे और आपको मिलेगा 15 - 12, ये भी कितना मिलेगा 3। अब देख सकते हैं आप तीनों ही केस में 3 3 मिला। आपने जितनी भी यहाँ पे टर्म लिखी हुई थी सभी टर्म को चेक कर लिया, सब में डिफरेंस कितना आया 3, और ये डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है। और अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है यानी कि यहाँ पर भी सब में 3 है, इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस सही है। इसका मतलब ये जो होगी ये क्या होगी, एपी होगी। एक और एग्जांपल सपोज जैसे दे रखा आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पर -1 1 -1 सॉरी 1 -1 1 -1 -3 -5। अब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज एपी और नॉट। तो आप कैसे चेक करेंगे देखना जरा। आप क्या करेंगे, आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे A2 - A1 करेंगे, तो A2 कितना है -1, तो आप -1 - 1 करेंगे, तो -1 और -1 कितना हो गया -2। ध्यान रखना मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा A3 - A2 करना है, तो आप क्या करेंगे -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको -1 को, तो इस बार इसको -1 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये -3 + 1 हो गया, दैट -3 + 1 क्या होता है -2। ठीक, नेक्स्ट में आप क्या करेंगे A3 के बाद में यहाँ पे करेंगे A4 - A3। A4 कितना है -5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना -3। तो आप देखेंगे यहाँ पे -5 माइनस माइनस +3, तो आप बोलेंगे -2। इस केस में -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। इट सिंपली मीन दैट कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कांस्टेंट है, सो इट इज योर कॉमन डिफरेंस और सो दिस इज योर
AP, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी। क्लियर है बात? ठीक, तो यहां से आपने देखा कि टर्म्स को A1, A2, A3, A4, A5 से लिखते हैं। ठीक, अब हम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं। इसी के अंदर देखना जरा बेटा, फर्स्ट से मूव करो। ठीक, देखना आपने यहां पर नोट किया क्या कि सर जब हम टर्म्स को लिखते हैं, मैं इसे थोड़ा ऊपर की ओर लिख देता हूं वापस से। ठीक, जब हम टर्म्स को लिखते हैं तो किस टाइप से लिखते हैं? आपने नोट किया सर, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1 से, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2 से, थर्ड टर्म को लिखते हैं A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से, लाइक वाइज चलते रहेंगे। और जिस टर्म को हम नहीं जान रहे उसको हम nth टर्म बोल सकते हैं। nth का मतलब जनरल वर्ड यूज हो रहा है nth, n की जगह 50 भी हो रहा है, 50th टर्म, 100th टर्म, 1000th टर्म, कुछ भी टर्म हो सकती है, तो n की जगह कुछ भी आ जाएगा, उसको मैंने an से लिख दिया। अब ध्यान देना, A1 जो है, ठीक है, A1 के अंदर जब आप कुछ ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे सर? प्लस D किया तो आपको A2 मिलेगा, फिर आप प्लस D करोगे तो आपको A3 मिलेगा, फिर अब ये D क्या है? कॉमन डिफरेंस है, फिर ये हर बार ऐड होता चला जाएगा। बिल्कुल, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना जरा बेटा, कि सर A1 तो ठीक है ना, जो A2 होगा ये मिलेगा A1 में ऐड किया आपने D, प्रीसीडिंग में आपने कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड किया तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल गया A2। इसी टाइप से अगर मैं A3 की बात करूं तो आप A2 के अंदर यानी प्रीवियस के अंदर D ऐड करके आ रहे हो, ठीक है। इसी टाइप से मैं A4 की बात करूं तो आप A3 के अंदर क्या ऐड करके आ रहे हो? D, प्रीवियस के अंदर D ऐड किया। इसी टाइप A5 की बात करूं तो सर A4 प्लस D होने वाला है और ये पूरी प्रोसेस चलते रहने वाली है। क्लियर? अब आप एक बात समझें, सपोज कीजिए कि मैं A1 को A से लिख दूं, क्या लिख दूं? A1 को A से, तो देखना जरा यहां पर कितना बढ़िया एक पैटर्न बनेगा, समझना। A1 को मैंने लिख दिया A से, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म। इनफैक्ट हम ये याद भी रखेंगे आज से कि AP की फर्स्ट टर्म को A से लिखते हैं। अगर ये A हो गया तो देखना ये जो A2 आप बोल रहे हो ये क्या हो जाएगा? A प्लस D। क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस D। ठीक, लेकिन ये जो A3 है ना, A3 के अंदर पहले तो A2 को देखो, क्या मैं A2 को A प्लस D लिख सकता हूं? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा A प्लस D, यानी कि प्रीवियस A प्लस D था, उसमें एक D और ऐड हो गया तो ये D। मैंने इस A2 की जगह पर मैंने इसको A प्लस D को रखा, बस इतनी सी बात ध्यान में, क्योंकि A2 क्या था? A प्लस D। अब ये देखो, ये पूरे के अंदर ये पूरा A3 है, इस पूरे के अंदर एक D और ऐड होगा और A4 बनेगा, यानी कि A4 आ जाएगा A प्लस D प्लस D प्लस D। अगर मैं A5 की बात करूं तो ये हो जाएगा A प्लस, इस पूरे के अंदर यानी कि 3D तो है ही, एक D और ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा इसको समेट के लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी। अगर मैं A3 की बात करूं तो ये A प्लस 2D, और अगर मैं A4 की बात करूं तो A प्लस कितने D? 3D, D प्लस D प्लस 3D। और A5 की बात करूं तो ये हो गया A प्लस 4D। आ रही है बात समझ? ठीक, अगर इतना बात समझ गए आप तो अब फोकस करना। यहां पर ये A2 था तो यहां पे D के मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 1। इधर देखो, अगर यहाँ A3 है तो यहाँ क्या है? 2D। ठीक, अगर यहाँ 4 है तो ये कितना है? 3D। और अगर ये 5 है तो यहाँ क्या है? 4D। और अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है? 1। और अगर मैं बोलूं ये जो A1 है, ठीक है, इसको A से लिखते हैं, अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस, यहाँ 1 है तो इधर क्या आएगा? 0 इंटू डी। और A प्लस 0 इंटू डी क्या होने वाला है? A, इसीलिए ये पूरा A। समझ आई बात? ठीक, तो आप याद रखेंगे कि कोई भी टर्म निकालनी है, सपोज आपको A 10th टर्म चाहिए तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? A प्लस, यहाँ 10 है तो इधर आएगा 9D। आपको बोले A 50 चाहिए तो आप 50 के लिए क्या करेंगे? A प्लस, यहाँ 50 था, यहाँ एक रिड्यूस करके लिखेंगे 49D। आपको चाहिए A 500 तो आप लिखेंगे A प्लस 499D। और अगर आपको बोले कि A 50,000 तो आप लिखेंगे A प्लस 49,000, है ना? 50,000 और 49,900
99। ठीक है, इतना होगा डी। क्लियर है बात? तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि अगर कोई n टर्म हो, अब मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, अगर nth टर्म निकालनी हो a n, तो आप लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही होगा आपका टर्म। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, जितना भी होगा उसे 1। इस टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक, और इस टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आज के लिए हमने इतनी चीजें सीखी। इन चीजों को आप घर पे अच्छे से पढ़िए। इसके रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के हों, आइदर किसी एक्स्ट्रा बुक के हों, उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए और अपना सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।